हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन ग्रुप्स क्लासिफाई किए थे। ग्रुप्स में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन ग्रुप के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन रखा था और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन रखा था। एक क्लास सेगमेंट बच जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, दैट इज बेस्ड ऑन होमोलॉगस सीरीज। इसको जो है डिस्कस करने के बाद हम लोग जो है प्योरली नोमेनक्लेचर में एंटर कर जाएंगे, देखेंगे कि इस तरीके से वहां से जो है चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। हम लोग को नेमिंग करना होगा, कुछ पार्टिकुलर रूल्स के थ्रू फॉलो करके हम लोग नेमिंग करेंगे, देन दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पे देखा जाए बेस्ड ऑन होमोलॉगस सीरीज, तो पहले समझते हैं कि होमोलॉगस सीरीज होता क्या है या होमोलॉग क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो पहले मैं डिफाइन कर देता हूं होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। अब इस चीज को समझना, क्या डिफिनेशन जाता है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, देखिए आसान है ये, हैविंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम क्या सेम रहे, सेम स्ट्रक्चरल फीचर, सेम स्ट्रक्चरल फीचर। अभी बात करते हैं स्ट्रक्चरल फीचर की। स्ट्रक्चरल फीचर एंड सेम जर्नल फॉर्मूला, सेम जर्नल फॉर्मूला बट डिफर बाई किससे डिफर करें, बट डिफर बाई CS2 यूनिट, बट डिफर बाई CS2 यूनिट, यानी कि मिथाइलिन ग्रुप से डिफर करें TST यूनिट। तो इन दैट केस यूनिट्स आर कॉल्ड एज होमोलॉग्स, इसको बोला जाता है होमोलॉग्स। एंड सीरीज generated from it is called as homologous series, इससे जो कंपाउंड सीरीज जनरेट होगा उसको बोला जाएगा होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। तो एक एग्जांपल्स हम लोग देखते चलते हैं इसमें होमोलॉगस सीरीज का, तो ये समझ में आ जाएगा। तो क्या मैंने बोला, पहले इस चीज को मीनिंग को समझते चलते हैं। मैंने बोला कि स्ट्रक्चर फीचर सेम रहे, स्ट्रक्चर फीचर सेम रहे, इसका मीनिंग क्या हुआ, इस चीज को समझना। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट होंगे, क्या पार्ट होंगे, एक तो हाइड्रोकार्बन चेन और दूसरा क्या होगा, एक फंक्शनल ग्रुप वाला फंक्शन ग्रुप होगा। तो इस केस में जब मैं बोलता हूं कि स्ट्रक्चरल फीचर्स वुड रिमेन सेम, मीनिंग क्या हुआ इसका, इस चीज को समझना आपके लिए कि मींस हाइड्रोकार्बन चेन have same nature, मतलब क्या है कि अगर लीनियर है तो लीनियर की तरह रहेगा, अगर आइसो है तो आइसो ग्रुप रहेगा, नियो है तो नियो ग्रुप रहेगा। तब इन दैट केस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि दैट कैन बी कंसीडर्ड एज दे हैव द स्ट्रक्चरल फीचर सेम, ठीक है। हो सकता है नंबर ऑफ कार्बन में भी डिफर, बट अगर आइसो है तो उसको नियो के साथ हम लोग जो है नहीं कंसीडर करेंगे। तो स्ट्रक्चरल फीचर सेम मींस हाइड्रोकार्बन ग्रुप है सेम नेचर, और या तो मैं ये बोल सकता हूं फंक्शनल ग्रुप दोनों पार्ट है। अगर स्ट्रक्चरल फीचर सेम होने का मींस हाइड्रोकार्बन चेन भी सेम हो जाए, और दूसरा कि फंक्शनल ग्रुप आल्सो सेम, फंक्शनल ग्रुप इज आल्सो सेम, ये हो, तब इन दैट केस इस जो है एक दूसरे को कंपाउंड में जो रिलेशन होगा उसको बोला जाएगा होमोलॉग्स। सबसे मैं कुछ एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, एक दो कंसीडर करते चलते हैं। जैसे एक लो, ये केस हम लोग पता है CH3 CH2, ठीक है, इस चीज को समझना। और दूसरा क्या हो जाए, लाइक CH3 CH2 OH, लाइक दिस। देखो आप इन दोनों में कंपेयर करो, क्या जो है सिमिलरिटीज आपको दिख रहा है, एक लीनियर कार्बन चेन, ठीक है, समझ में आता है। जहां तक बात करें, अब जो है जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं, देखना आप सिमिलरिटीज क्या क्या है इन दोनों में। जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो लिखो आप, कार्बन n हो गया, हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन को कार्बन के नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, देख लो 3 + 2 5
और ये 6 हो गया। मैं क्या लिखूंगा H2n+2 और बहुत लोग ये डाउट पूछ रहे थे कि सर ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है तो उसको ड्यू में क्यों नहीं कंसीडर करें। देख लो जो फॉर्मूला आना चाहिए CnH2n+2 यानी कि उतना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2n+2 ही तो हाइड्रोजन चाहिए एक सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए। अगर n नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इस वजह से ऑक्सीजन जब आता है, जब डाइवैलेंट, चाहे वो ऑक्सीजन हो जाए सल्फर हो जाए, वो ड्यू में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो बोथ हैव द सेम जनरल फार्मूला। यहां अगर मैं C2 रखता हूं तब ये फार्मूला जनरेट होगा, C3 रखूंगा तो ये फार्मूला जनरेट होगा, करेक्ट, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरेट होगा। तो जनरल फार्मूला ये हो गया हमारा इस केस में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस चीज को कि क्या है और क्या क्या सिमिलरिटी है। सेम फंक्शनल ग्रुप दैट इज OH, ठीक है, बट डिफर कैसे कर रहे हैं, तो डिफर बाई ऐसे लिखा जा सकता है, डिफर बाई CH2, ठीक है, या मिथाइलिन हम लोग पढ़ते थे, इसको याद है, इसको मिथाइलिन पढ़ते थे। तो भाई मिथाइलिन ग्रुप अगर जो है डिफर करे तो यहां पे इसको बोला जाएगा कि दे आर होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर। क्लियरली इस वाले ग्रुप को हम लोग दोनों को बोल सकते हैं दे आर होमोलॉग ऑफ ईच अदर, ठीक है, इतना समझ में आता है, होमोलॉग ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, लाइक दिस, देखना CH3, ठीक है, मैं ले लेता हूं इसको लाइक दिस, कौन सा ग्रुप है, ये हमारा आइसो ग्रुप, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस करता हूं इसमें, लाइक दिस CH3, ठीक है, ये केस ले लो CH, ठीक है, यहां मैं इसको ब्रांचिंग कर देता हूं CH3, ठीक है। इस केस को समझो आप, समझ सकते हो, या मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूं, लाइक दिस, ये ले लो CH2OH एंड CH2OH, ठीक है, ये कंसीडर करना। तो क्या इन दोनों को मैं होमोलॉग्स बोल सकता हूं क्या? देखो आप, जनरल फार्मूला दोनों का सेम होगा, नो डाउट, जनरल फार्मूला जाएगा CnH2n+2 और दोनों का जनरल फार्मूला सेम जाएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप भी सेम है और जो है दे डिफर बाय CH2 यूनिट, बट प्रॉब्लम क्या है कि देयर स्ट्रक्चरल फीचर इज नॉट सेम। यहां पे ये ग्रुप देखो, आप क्या बोलोगे, इस वाले ग्रुप को क्या बोलोगे, जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, इसको बोलोगे आइसोब्यूटाइल, समझ में आता है, पहले ही हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था। और इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे नियोपेंटाइल, ठीक है, नियोपेंटाइल, ठीक है। ऑल्दो दे हैव द सेम जनरल फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, differ by CH2 unit, but what is the difference between them? They have the not hydrocarbon chain have the same nature. Like here, this is iso group, here it is neo group. इस बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूं, they are not homolog of each other, not homolog of each other, not homolog of each other. तो क्लियर है, ये चीज समझ में आता है। डिफिनीशन फिर से कि they have the same structural feature, मीन्स हाइड्रोकार्बन ग्रुप का भी सेम नेचर होगा, अगर लीनियर है तो लीनियर है, एंड द सेम जनरल फार्मूला, ठीक है। स्ट्रक्चरल फीचर में हमने बोला हाइड्रोकार्बन चेन भी सेम हो और फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर वो भी सेम हो जाए, तो इन दैट केस वो जो सीरीज जनरेट करेंगे, जो कंपाउंड का एक सीरीज जनरेट होगा, वहां से हम लोग जो है कंसीडर करते हैं कि दे आर होमोलॉगस सीरीज दे आर गोइंग टू जनरेट। तो आइए कुछ हम लोग होमोलॉगस सीरीज के बारे में डिस्कस करते चलते हैं कि कौन से कॉमन होमोलॉगस सीरीज देखने को मिलेंगे आपको, होमोलॉगस सीरीज, ठीक है, कुछ देखते चलते हैं। सबसे पहले आता है इसमें, हम लोग सुने होंगे स्ट्रेट चेन एल्केन, स्ट्रेट चेन एल्केन, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होगा एल्केन का, पता ही है आपको, ये होगा CnH2n+2, ठीक है, यही होगा एल्केन का फॉर्मूला। अब 1 by 1 कंसीडर करते जाओ, जैसे मैं यहां पे अगर रखता हूं यहाँ पे n की वैल्यू 1, तो ये जनरेट करेगा CH4, ठीक है। क्या नेम होगा इसका, इसको बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं मीथेन, याद है, मीथेन, ठीक है, ठीक है। तो ये इस सीरीज का, राइट, ये हम लोग एक जो है टर्म्स रखे, इस सीरीज का, जो इस सीरीज से कंपाउंड जनरेट होंगे, इसको बोला जाएगा फर्स्ट होमोलॉग, दिस विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट होमोलॉग। आता है इतनी बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बन नंबर 2 रख दे,
तो जो है ये हो जाएगा C2, यानी कि मैं डायरेक्ट इसके चेन पे ही रखता हूँ CH3 CH3। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सिंपली ईथेन, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सेकेंड होमोलॉग, इट इज सेकेंड होमोलॉग, ठीक है। देखो आप डिफरेंस देखना, ये भी एक लीनियर चेन में, ये लीनियर चेन है, कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं है। और जहां तक बात करें इसमें कि इन दोनों में डिफरेंस किसका आ रहा है, जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन, यहां पे देख लो एक हाइड्रोजन हटा के हम लोगों ने CH2 यूनिट लगाया हुआ है, मतलब हाइड्रोजन ऐड किए हुए, तो अब इसलिए यहाँ पे जो है फॉर्मूला जाएगा। देखो अगर मैं इसका लिखूं, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको आप लिख सकते हो C2H6, सही है। अच्छा इन दोनों में डिफरेंस कितना है, देखो आप CH4 और C2H6 में डिफरेंस क्या है, CH2 का। तो बोला गया कि जनरल फॉर्मूला सेम है और करेस्पॉन्डिंग इसमें जो अदर स्ट्रक्चरल फीचर है वो सेम रहना चाहिए, तो इन दैट केस दे विल बी कंसीडर एज जो है होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर। देन बात करते हैं इसको जो है नेक्स्ट मेंबर, अगर n इक्वल टू 3 रखा जाए क्या जनरेट होगा, CH3 CH2 CH3, देख सकते हो मैंने बीच में यहाँ पे CH3 एक CH2 मिथाइलिन जो ग्रुप है उसको मैंने एक इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, हो जाएगा क्या, इसको क्या बोला जाएगा, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। और ये इस सीरीज का थर्ड होमोलॉग कहलाएगा, थर्ड होमोलॉग ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि जो है लोअर होमोलॉग ऑफ इथेन तो क्या हो जाएगा, मीथेन, एंड हायर होमोलॉग ऑफ इथेन तो वो कहलाएगा प्रोपेन। ये तो समझ में आता है, इसके रिस्पेक्ट में लोअर मीथेन हो जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में हायर प्रोपेन हो जाएगा इथेन के रिस्पेक्ट में। आइए नेक्स्ट एक दो और एग्जांपल ले ही लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 कार्बन, यानी कि ये हो गया हमारा ब्यूटेन, ये हो गया हमारा ब्यूटेन, और इसको क्या बोला जाएगा, दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ फोर्थ होमोलॉग। और इस तरीके से आपकी सीरीज आगे प्रोसीड करती रहेगी, ठीक है, आगे सीरीज ये प्रोसीड करती जाएगी, पेंटेन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ते जाएगा। देख हम लोग जो है सेकेंड कैटेगरी रख लेते हैं, क्या, तो स्ट्रेट चेन एल्कीन, स्ट्रेट चेन एल्कीन बताएंगे आप, जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका एल्कीन का, तो हम लोग को पता है कि इसका तो ड्यू 0 होता है, राइट, ये भी लिखते ही चलते हैं ड्यू 0। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n, ठीक है, दो हाइड्रोजन नहीं है प्रेजेंट, डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, और प्रीवियसली हम लोगों ने मेंशन किया कि ड्यू इक्वल टू 1। अच्छा इस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड इज और फंक्शनल ग्रुप, इसके से दे आल्सो कंसीडर, बिकॉज वहां से भी प्रॉपर्टी डिसाइड की जाएगी ना, केमिकल प्रॉपर्टी, वो ग्रुप या जो है हम लोग बोल सकते हैं बॉन्ड, दोनों को हम लोग फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर कर सकते हैं। तो दिस विल बी डबल बॉन्ड विल बी फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे आप मेंशन कर देना फंक्शनल ग्रुप इज इक्वल टू डबल बॉन्ड, ये आप मेंशन कर, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें चेन बनाते चलते हैं, तो सबसे पहला मेंबर, ठीक है, किसके लिए रखेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, n इक्वल टू 1 अगर एक ही कार्बन है तो डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा, डबल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में ही बनेगा, तो ऑब्वियसली n इक्वल टू 2 से ये शुरू होगा, तो पहला जो मेंबर होगा फर्स्ट होमोलॉग क्या हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही होगा, राइट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज इथीन, इथीन, और ये हमारा कहलाएगा, दिस विल बी द फर्स्ट होमोलॉग ऑफ दिस सीरीज, फर्स्ट होमोलॉग हो जाएगा, सही है, इतना बात समझ में आता है। देन बात कर ले नेक्स्ट, n इक्वल टू 3 के लिए, ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन, और ये कहलाएगा हमारा सेकेंड होमोलॉग ऑफ दिस सीरीज, सेकेंड होमोलॉग ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। अब n इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या मैं इस अगला जो मिथाइल ग्रुप जोड़ा जाएगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद, डबल बॉन्ड के इस साइड जोड़ूं या इस साइड, देखो ये सभी में सीरीज बनते जा रहा है, तो यानी कि जो नेक्स्ट मिथाइलिन इंसर्ट करेगा ना, ये चेन में ही इंसर्ट करेगा, ठीक है, इधर नहीं आप लगाना, इधर लगाओगे तो फिर वो उस सीरीज का वो मेंबर नहीं रहेगा, इस बात को समझना। बनाया जा सकता है, उसका भी एक सीरीज जनरेट हो सकता है, नो डाउट। ये सीरीज हम लोग बना रहे हैं, जब मैंने बोला स्ट्रेट चेन 1 एल्कीन का हम लोग बना रहे हैं, ये ध्यान में रखना, 1 एल्कीन मींस नंबरिंग अब जब करेंगे तो यहाँ 1 जाएगा, डबल बॉन्ड को 1 जाएगा, 1 जाएगा, तो उसका सीरीज बन रहा है। वैसे ही 2 इन का भी आप जनरेट कर सकते हो, 3 इन का जनरेट कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज है, राइट, किसी का भी हम लोग होमोलोगस सीरीज जनरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जनरेट कर सकते। देन इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा रहा प्रोपीन, सॉरी
ये हमारा रहा प्रोपीन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ब्यूटीन, ब्यूटीन, और ये कहलाएगा हमारा थर्ड होमोलॉग, थर्ड होमोलॉग ऑफ दिस सीरीज। इतना चीज समझ में आता है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। वन एल्कीन का जो है ये सीरीज बन गया, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। आगे वैसे ही पेंटीन, हेक्सीन, ये सभी आते बनते जाएंगे। देन बात करते हैं इसमें सीरीज को आगे एक्सटेंड और एक्सटेंड नहीं करते हैं, आप उसको कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्ट्रेट चेन एल्काइन, स्ट्रेट चेन एल्काइन की भी बात कर लेते हैं। एल्काइन, ठीक है, क्या होगा जनरल फॉर्मूला। मैं जब एल्काइन बोल रहा हूं तो मैं वन एल्काइन मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। इस जो है ट्रिपल बॉन्ड एट द एंड पे लाइज करेगा, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या जाएगा, इसका जनरल फॉर्मूला जाता है दैट इज CnH2n-2। तभी तो इसका ड्यू जो है क्या हो जाता है, जैसे 2n+2 होना चाहिए था हाइड्रोजन, अब कितना है 2n-2, दोनों में डिफरेंस कितना है 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 हो जाएगा। इसलिए होता था कि डबल बॉन्ड के लिए 2 डबल बॉन्ड है तो ड्यू ऑब्वियसली इस केस में हमारा होता था क्या, ड्यू इक्वल टू होता था 2। इतनी बात समझ में आती है, ड्यू इक्वल टू होता था इस केस में 2। और इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप होगा आपका इस केस में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड इज फंक्शनल, आप इसको लिख देना ट्रिपल। सीरीज को जनरेट किया वंस अगेन, यहाँ पे भी सेम कहानी है। n=1 तो नहीं हो सकता है बिकॉज कार्बन अपने से ही थोड़े ट्रिपल बॉन्ड बनाने जा रहा है। नेक्स्ट अलग कार्बन दूसरे वाले कार्बन के साथ बनाएगा, तो जो पहला मेंबर कहलाता है दैट इज, अगर मैं लिखूं इसको, दैट इज C2, मतलब मैं स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर देता हूं इसका, CH। ये क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइन, इथाइन, और इसको बोला जाएगा फर्स्ट होमोलॉग, फर्स्ट होमोलॉग ऑफ दिस सीरीज, ठीक है, फर्स्ट होमोलॉग ऑफ दिस सीरीज। जैसे आप पढ़ते हो मैथ्स में फर्स्ट टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, सेकेंड टर्म्स ऑफ दैट सीरीज, थर्ड टर्म्स ऑफ, तो इस तरीके से ये भी है फर्स्ट होमोलॉग ऑफ दिस होमोलॉगस सीरीज। सेकेंड होमोलॉग बनाया जाए तो हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या पढ़ा जाएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रोपाइन, इसको पढ़ा जाएगा प्रोपाइन, और ये कहलाएगा हमारा सेकेंड होमोलॉग, सेकेंड होमोलॉग। ये बेसिक चीजें सीखी होंगी कुछ आपने 10th में भी, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर अब इसकी बात करें, इधर मैं जोड़ू इसको जो है मिथाइलिन यूनिट को, इधर या इधर, देखो इधर एंटर किया जाए या इधर, अब इसलिए ये चेन में ही जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा वन एल्काइन पहले ही मैंने मेंशन कर दिया हुआ, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा ब्यूटाइन, और ये हमारे होमोलॉगस सीरीज का, इस होमोलॉगस का रिस्पॉन्डिंग होमोलॉगस सीरीज का जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है, उसका ये थर्ड होमोलॉग कहलाएगा, थर्ड होमोलॉग। सेम कहानी रहती है, अगर आपसे इससे पूछे कि हायर होमोलॉग ऑफ दिस सीरीज, ठीक है, तो ये हो जाएगा लोअर होमोलॉग ऑफ दिस कंपाउंड, सॉरी लोअर होमोलॉग ऑफ दिस कंपाउंड विल बी दिस वन, इथाइन। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। नेक्स्ट देखते हैं एल्कोहल का भी कंसीडर कर लेते हैं, कुछ ग्रुप हम लोग यहाँ पे भी लेते चलते हैं एल्कोहल, और इसमें मैं बात कर रहा हूँ जो है वन एल्कोहल की। अब इसलिए जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। तो देखो होगा क्या, एल्कोहल में आप करते क्या हो, जैसे एक हाइड्रोकार्बन लो CnH2n+2, ये हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होगा, समझ में आता है। अब करते क्या हो, आप इसको हटा के, एक हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप ही तो लगाते हो, ठीक है। जनरल फॉर्मूला निकालने आ जाए, ये एक हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप लगाओगे तब वो एल्कोहल कहलाएगा। तो इन दैट सिनारियो इसका जनरल फॉर्मूला जो बनता है क्या बन जाता है, CnH2n+2O, ठीक है। ये डाउट क्लियर करता है कुछ, आपको क्लियर यही करता है। देखो आप ऑक्सीजन की वजह से कुछ इसके जो है चेंज आएगा, कुछ इसमें चेंज आएगा, जितना इस वजह से क्योंकि ये डाइवैलेंट है तो ड्यू में इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, ड्यू के कैलकुलेशन में ये रीजन होता है। देखो आप CnH2n+2, ठीक है, सैचुरेटेड रहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन कोई भी डबल बॉन्ड इस कंपाउंड में नहीं प्रेजेंट है। आइए देखते हैं इस सीरीज को जनरेट करते हैं। तो फर्स्ट होमोलॉग क्या हो जाएगा, CH3OH लाइक दिस, क्या कहलाएगा, दिस इज आवर मेथेनॉल, दिस इज आवर मेथेनॉल, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा इस सीरीज का फर्स्ट होमोलॉग, फर्स्ट होमोलॉग, ठीक है। देन बात करते हैं नेक्स्ट मेंबर दैट इज CH3CH2OH, ये क्या है, दिस इज एथेनॉल, सुना होगा ना एथेनॉल। दिस इज सेकेंड होमोलॉग, दिस इज आवर
सेकेंड होमोलॉग ऑफ दिस सीरीज। देन ऐसे ही आप रखते जाओ जो है नेक्स्ट कार्बन के लिए, तो CH3 CH2 CH2OH, ये क्या हो जाएगा, दिस इज आवर प्रोपेनॉल। आता है समझ में इतना, दिस इज आवर प्रोपेनॉल, और इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज द थर्ड होमोलॉग। ठीक है, नेमिंग का टेंशन मत लो, अभी हम लोग नेमिंग करेंगे इस पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी में हम लोग जो है आगे प्रोसीड करते हैं, दैट इज 1 डिग्री अमाइन। इसके भी होमोलॉग्स ले ही लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा, निकाला जाए जनरल फॉर्मूला अमाइंस के। देखो आप, तो कैसे मैंने बोला जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए, याद है कि अगर अमाइंस होगा तो NH2 ग्रुप होगा, ये तो समझ में आता है। तो अगर ये कंसीडर करोगे आप CnH2n+2, ठीक है, 2n+2 किसका है, हाइड्रोकार्बन का है, एल्केन का है। करते क्या हो आप, इसमें एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे NH2 ग्रुप लगा देते हो। आसान है जनरल फॉर्मूला निकालना। तो देख लो, अब जो है यहां से क्या हो जाएगा जनरल फॉर्मूला, CnH2n+3 नाइट्रोजन, ये हो गया। अब ये भी बहुत लोग को डाउट था कि सर DU में नाइट्रोजन को ऐड क्यों किया जा रहा है, आपके सामने एग्जांपल होना क्या था, 2n+2 और नाइट्रोजन के जुड़ते ही हाइड्रोजन कितना हो गया, 2n+3 हो गया ना। तो अब इसलिए जो है नाइट्रोजन जितने प्रेजेंट होंगे उतना तो आपको ऐड करना पड़ेगा ना, 2n+3 आ रहा है इस वजह से। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या होगा, दैट इज 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, आता है इतना समझ में। सीरीज को जनरेट किया जाए, चलिए रखते हैं इसमें। तो पहला मेंबर हो गया CH3NH2, ठीक है, CH3NH2। ठीक है, इसकी नेमिंग करते जाएं, देख लेते हैं। ठीक है, मिथाइल अमीन भी बोल सकते हो, अभी कॉमन नेम भी चाहो तो लिख सकते हो आप, मिथाइल अमीन बोल सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आईपैक नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मिथाइल अमीन भी बोल सकते हो आप। देन नेक्स्ट मेंबर CH3 CH2, ये कहलाएगा इसका दैट इज फर्स्ट होमोलॉग, फर्स्ट होमोलॉग। ठीक है, सिमिलरली आप देखते जाओ CH3 CH2NH2, इसको आप जो है इथाइल अमीन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इथाइल अमीन। दिस विल बी सेकेंड होमोलॉग, दिस विल बी आवर सेकेंड होमोलॉग, ये हो गया। देन नेक्स्ट देख लो आप, CH3 CH2NH2, क्या हो गया ये आपका, हो गया जो है प्रोपाइल अमीन। अभी के लिए बस नेम हम लोग कॉमन नेम रख रहे हैं, देखेंगे आगे कैसे कॉमन नेमिंग रखना है या आईपैक नोमेनक्लेचर करना है। ये आपका हो जाएगा थर्ड होमोलॉग, थर्ड होमोलॉग ऑफ दिस सीरीज, होमोलॉग ऑफ दिस सीरीज। एक सीरीज जनरेट कर रहे हैं ना, तो वो जो है आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा। वैसे ही आप सेकेंडरी अमीन्स का अलग से होगा, ध्यान है प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन आपस में होमोलॉग नहीं हो सकते हैं, बिकॉज जो है उनका स्ट्रक्चरल फीचर सेम नहीं होगा, प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन का। ठीक है, तो आगे वैसे ही आप कर सकते हो, चाहो तो एक मैं और एसिड का ले लेता हूं। चलिए एसिड का भी ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी बात कर ही लेते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लेते हैं। तो देखो इसका जनरल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, CnH2n+2, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन का हुआ। अब आप करते क्या हो, याद करो कि एक हाइड्रोकार्बन से तीनों हाइड्रोजन हटा देते, और तीनों हाइड्रोजन हटा करके, जैसे यहाँ पे मैं कर दूं 3 हाइड्रोजन हटा दूं तो ये बन जाएगा 2n-1, और तीनों हाइड्रोजन हटा के करते क्या हो, 2 ऑक्सीजन ऐड करते हो और एक हाइड्रोजन रहता है, COOH है ना, तो COH में क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन ये ऐड कर रहे हो और एक OH ऐड कर रहे हो, तो जो है एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, 2 ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन, ये जाएगा जनरल फॉर्मूला। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो क्या जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज CnH इतना, दैट इज 2n हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जुड़ गया और ये O2। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला आ गया। निकालने आ रहा है जनरल फॉर्मूला, देख लो आप सीरीज को जो है निकालते हैं हम लोग। तो पहला मेंबर देखो, पहला मेंबर अगर रखें n=1 के लिए तो ये बन जाएगा SCOH। ठीक है, ये आपको पता होगा कि इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप की बात कर ले तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COH हो जाएगा। तो ये होगा हमारा फर्स्ट होमोलॉग इस केस में, फर्स्ट होमोलॉग। ठीक है, फर्स्ट होमोलॉग। सिमिलरली अगर नेक्स्ट मेंबर की बात करें CH3COOH, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पढ़ा होगा आपने, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये हमारा कहलाएगा सेकेंड होमोलॉग। ठीक है, मैं फर्स्ट फ्यू मेंबर दिखा रहा हूं, आगे के मेंबर आप खुद कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट
CH3 CH2 COH, ये हमारा कहलाता है प्रोपनोइक एसिड। नेमिंग हम लोग करेंगे, बस अभी थोड़ा क्लासिफिकेशन में हल्का हल्का यूज किया जा रहा है। प्रोपनोइक एसिड एंड दिस विल बी कंसीडर्ड एज द थर्ड होमोलॉग। सिमिलरली अदर जो एसिड के डेरिवेटिव यानी कि एस्टर का, साइनाइड का, ऐसे सभी का आप जनरेट कर सकते हो जनरल फॉर्मूला से। उसके बाद सीरीज आप जनरेट कर सकते हो। एक बार जनरल फॉर्मूला जैसे ही आपको मिल जाता है ऐसे ही आप सीरीज बनाते जाओगे एंड दिस विल बी कंसीडर्ड एज द होमोलोगस सीरीज। ठीक है, एक दो और केसेस कंसीडर कर ही लेते हैं। जैसे मान लो कि एल्डिहाइड ले लेते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड कंसीडर कर लेते हैं। एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड का केस कैसे बनेगा? तो आप जो है जनरल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो होता है CnH2n, फिर वही सेम कॉन्सेप्ट किसका होता है? हाइड्रोकार्बन का, एल्केन का होता है। अब एल्केन में आप क्या जोड़ना चाह रहे हो? CHO जो है जोड़ना चाह रहे हो, तो अब इसलिए जो है देखो क्या करोगे आप, देखो तो एक कार्बन से क्या कर देते हो, ऑक्सीजन अटैच करा दिया, एक हाइड्रोजन अटैच करा दिया। ये तो आपने क्या किया, ये तीनों हाइड्रोजन को हटाया, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 3 हाइड्रोजन हटाने के बाद ये 2n-1 हो जाएगा। और उसकी जगह पे क्या किया आपने, एक ऑक्सीजन लगा दिया और एक हाइड्रोजन लगा दिया हुआ। क्या हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला, फिर कैसे जनरेट होगा? दिस इज गोइंग टू बी CnH2n। ठीक है, ऑक्सीजन देख लो, इसका भी D1 आ जा रहा है, करेक्ट, एक डबल बॉन्ड है ना। तो ये ऑक्सीजन तो आया ही नहीं, कहीं रोल में आया ही, भले कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। ये तो हम लोग का वे है कैलकुलेट करने का, हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। उसके पीछे अगर लॉजिक खोजेंगे तो वही सिंपल सा लॉजिक है कि ड्यू कैलकुलेशन में कि मोनोवैलेंट के केस में निगेटिव कर रहे हैं, डाईवैलेंट के केस में नहीं ऐड कर रहे हैं, और ट्राईवैलेंट है तो हम लोग प्लस कर दे रहे हैं वहां पे। बस ये चीज ध्यान में रखना। आइए सीरीज को जनरेट करते हैं। तो फर्स्ट मेंबर अगर n की वैल्यू 1 रखा जाए तो SCOH कहलाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्माल्डिहाइड। देखेंगे हम लोग, नेमिंग के लिए कोई टेंशन आप मत रखना। हम लोग चैप्टर खत्म होते होते इतनी बार इसको प्रैक्टिस रखेंगे, आपको जो है चीजें क्लियर होती जाएंगी। दिस विल बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट होमोलॉग। दिस विल बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट होमोलॉग। सिमिलरली नेक्स्ट मेंबर दिया जाए तो यहाँ पे चेन में बढ़ा दो CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या है ये? हमारा एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। ये इसके कॉमन नेम है। ठीक है, आगे क्लियर होगा कॉमन नेम क्या है, आइबेक नोमेनक्लेचर क्या है, ये सभी देखेंगे हम। दिस इज सेकेंड होमोलॉग। ऐसे ही आगे सीरीज आप जो है जनरेट कर सकते हो, थर्ड होमोलॉग, फोर्थ होमोलॉग एंड 5 होमोलॉग। देन बात करें ईथर का भी कुछ केसेस, ऐसे किसी भी फंक्शनल ग्रुप को लेके आप होमोलॉगस सीरीज जनरेट कर सकते हो। एक और देख ही लेते हैं हम, दैट इज कीटोन। कीटोन का भी देख लेते हैं। अब कीटोन की क्या कहानी रहती है? कीटोन में आप जो है कई सारे कीटोन के भी सीरीज बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कीटोन का एक ही सीरीज जनरेट होगा। अब मिथाइल कीटोन लिए तो मिथाइल कीटोन का सीरीज जनरेट होगा। अगर आप जो है इथाइल कीटोन का सीरीज जनरेट करना चाह रहे हो तो इथाइल कीटोन का जनरेट होगा। बट एक बार कीटोन का जनरल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। सिमिलरली CnH, मैंने क्या बोला, CnH2n प्लस जो है 2 किसका होता है? हाइड्रोकार्बन का। अब करते क्या हो आप कीटोन में, देखना आप करते क्या हो, ये बीच वाला कार्बन है तो जनरल फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना। इसमें क्या डिफरेंस आएगा? आपने क्या किया, एक जो है ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन को हटा दिया, तो यहाँ पे भी जनरल फॉर्मूला सेम जाएगा। कीटोन का भी जनरल फॉर्मूला सेम होगा एल्डिहाइड की जैसे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट मेंबर का। अगर मान लो आप मिथाइल कीटोन की बात करते हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट मेंबर होगा ना कीटोन का, ये कहलाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCH। ये फर्स्ट होमोलॉग होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा। कीटोन में डिफरेंस है। ये फर्स्ट जब जनरेट किया कब? जब मैंने n=3 रखा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इसको आप बोल सकते हो जो है मिथाइल कीटोन बोल सकते हो। ठीक है, इसको एसीटोन पढ़ा जाता है, इसका कॉमन है। और ये हमारा फर्स्ट होमोलॉग होगा। ठीक है, अब यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको मिथाइल कीटोन की सीरीज बढ़ानी है ना तो इसको ऐसे लिखते जाओ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसको कॉमन रख के, इसको जो है कॉमन रख के आप इसका जो लेंथ है वो बढ़ाते जाओ। ये आपका हो जाएगा सेकेंड होमोलॉग। नेमिंग लेटर हम लोग देखेंगे, अभी आप टेंशन मत लो। दिस इज सेकेंड होमोलॉग। ठीक है, देन नेक्स्ट मेंबर, अब इधर ही बढ़ा रहे हो, अगर मिथाइल कीटोन है तो आप इधर ही बढ़ाओगे, तो थर्ड होमोलॉग क्या हो जाएगा? दैट विल बी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हो जाएगा, ये कहलाएगा थर्ड होमोलॉग। दिस विल बी कंसीडर्ड एज द थर्ड होमोलॉग। ठीक है, तो आप जनरल फॉर्मूला भी निकालना सीख रहे हो और कैसे होमोलॉग बनाया जाएगा ये भी इस कॉन्सेप्ट में सीखते चल रहे हो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉग्स, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे जो है चेंज करती है बिहेवियर पे, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
पहला क्या होता है कि देखो आप, दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला, दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला। इसका मीनिंग क्या हुआ, है कुछ इसका एप्लीकेशन, तो सेम जनरल फॉर्मूला मीनिंग क्या हुआ, दे हैव सिमिलर, implies that similar method of preparation, ये केस हम लोग कंसीडर करते हैं। इनका जो प्रिपरेशन का मेथड होगा ना, वो आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, चाहे वो आप फॉर्मिक एसिड प्रिपेयर करोगे या एसिटिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हो सकता है कि हम लोग मेथड सिमिलर देखें, राइट। इस वजह से हम लोग के लिए क्या हो जाएगा कि जब रिएक्शंस देखेंगे ना, एक के लिए अप्लाई करेंगे, वही सेम रिएक्शंस अदर जो होमोलोगस सीरीज के अदर मेंबर है सिमिलर उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हमारे डिस्कशन का पार्ट रहता है, लेटर ऑन रिएक्शन में देखेंगे। इसमें नेक्स्ट मैं क्या बात कर रहा हूं कि दे हैव सेम, जब मैंने बोला कि दे हैव सेम स्ट्रक्चरल फीचर, तो ये भी मेंशन किया कि स्ट्रक्चरल फीचर में दोनों है, फंक्शनल ग्रुप भी है और हाइड्रोकार्बन चेन भी है। तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है ही, तो जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से सेम होने से क्या होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगी, यानी कि जो जिस तरीके से जो रिएक्शंस होंगे ऑलमोस्ट सभी सेम हो जाएंगे। तो दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, एफजी में लिख देता हूं फंक्शनल ग्रुप, दैट इंप्लाइज क्या कि फंक्शनल ग्रुप, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप मींस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बोलने का मीनिंग क्या हुआ कि दे हैव सेम रिएक्शन, सेम टाइप ऑफ रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्यूटेन है अलग रिएक्शन दे रहा है और जो हमारा पेंटेन है अलग। हो सकता है जो रिएक्शन हम लोग ब्यूटेन के लिए देखें, सिमिलर रिएक्शन हम लोग पेंटेन के लिए भी देखें। तो ये खासियत किस पे रहती है कि बिकॉज दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी वजह से ये सिमिलरिटी जा रही है कि दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज मींस दे हैव सिमिलर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। थर्ड पार्ट की बात कर लें कि देयर सक्सेसिव member differ by one CH2 unit, और मैं बोल सकता हूं 14 AME, इससे डिफर कर रहे हैं बिकॉज ये कार्बन का मास कितना होगा 12, हाइड्रोजन का हो जाएगा, तो यानी 14 AMU का मास में डिफरेंस आ रहा है। बोलोगे सर इसका कुछ है सिग्निफिकेंस होगा? बिल्कुल। जब मैंने बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो मैंने बोला हाइड्रोकार्बन चेन है, आपके पास दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। हाइड्रोकार्बन चेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्लाइटली जो फिजिकल प्रॉपर्टी में अल्टरनेशन होता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो हम लोग बात करें इसमें हमारा जो एक तरीके से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी मेनली डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पे। तो यहां पे क्या होगा कि बिकॉज सक्सेसिव में मेंबर जो है डिफर कर रहे हैं 1 CH2 यूनिट से, तो ऑब्वियसली उसके चेन में डिफरेंस तो आएगा, थोड़ा डिफरेंस तो आएगा बिकॉज चेन का लेंथ आप बढ़ाते जा रहे हो। इसलिए इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर इन, प्रॉपर्टी ऐसे लिखा जा सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर स्लाइटली, ठीक है, बहुत स्लाइटली डिफर करेगा। वो भी जब डिक्रीमेंट होगा या इंक्रीमेंट होगा उस केस में जो प्रॉपर्टीज में, इन दैट सिनारियो ये भी एक सीक्वेंस फॉलो करेगा। जैसे एक सिंपल सा केस में बोलने का मीनिंग ये है, अगर मैं मेथेनॉल लूं, एथेनॉल लेते हैं CH3 CH2OH और प्रोपेनॉल लेते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूं, प्रोपेनॉल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है अराउंड बात किया जाए तो जो है 65 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। इसकी बात करें तो 80 के आसपास में जाता है और इसकी बात करें तो 94। तो अब इसलिए देख सकते हो कि जैसे जैसे जो है यहाँ पे थोड़ा मास इंक्रीज हो रहा है, आगे देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे जो है चेंज होता है, बट जैसे जैसे मास इंक्रीज हो रहा है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा नहीं है कि जो है यहाँ पे बढ़ा फिर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, ऐसा नहीं हुआ। एक जो है हम लोग को देखने को मिला है एक तरीके से बोले कि एक पर्टिकुलर मैनर में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जो है देखेंगे हम लोग लेटर ऑन कंसीडर करेंगे। तो ये जो है 3 प्रॉपर्टीज है या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो होमोलॉग्स की, जो कि हम लोग कंसीडर करते हैं। आइए कुछ और भी एग्जांपल करते चलते एंड देन इस पार्ट को हम लोग एंड करेंगे। जैसे मैं बोला कि जो है ड्रॉ लोअर and higher homologue of
होमोलॉग ऑफ आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल ड्रॉ करो। क्या होगा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, क्या हो जाएगा CH3 ये हो गया हमारा आइसोब्यूटाइल ग्रुप, समझ में आता है इतना। और यहां जब OH ग्रुप आपने लगा दिया तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, अब देखो इसका जो लोअर मेंबर होगा, लोअर मेंबर क्या हो जाएगा, ये मिथाइलिक यूनिट हट जाएगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा CH3OH, ये क्या हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट इसका जो मेंबर होगा लाइक दिस CH3 अब मुझे आप एक बात बताना, क्या मैं CH2 यूनिट को यहां इंसर्ट कर सकता हूं क्या, लाइक दिस, यहां पे ऐसे बनाया जा सकता है क्या, नहीं, फिर वो आइसो ग्रुप कहां रह जाएगा, फिर वो तो नियो हो गया ना। तो इन दैट सिनेरियो वो हम लोग जो है अगर आइसो ग्रुप कंसीडर करें तो यहाँ पे भी ऐसे ही जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा CH2OH, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, अगर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है तो इसका जो लोअर होमोलॉग्स हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और जो हायर मेंबर हो जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, आइसोपेंटाइल अल्कोहल। इतनी सी चीजें समझ में आती है, आइसोपेंटाइल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और भी एग्जांपल लेते चलते हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम करते चलते हैं। जैसे ये कंसीडर करना लाइक दिस, ये मैंने लिया, ठीक है, ये कंसीडर कर लो लाइक दिस और लाइक, ठीक है। क्या इस ग्रुप को, इन सभी को मैं होमोलॉगस सीरीज में रख सकता हूं, एक पार्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज में, या ऐसा भी बोलने का भी नहीं हो सकता है कि कैन आई कंसीडर दिस आर होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर। देखो आप एक बार ध्यान दो, दे हैव द सेम जर्नल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फीचर, स्ट्रक्चरल फीचर बोलने का मीन्स साइक्लिक सिस्टम, हाइड्रोकार्बन चेन भी सेम है, और सिमिलर हम लोग को देखने को मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप, यही सेम हुआ स्ट्रक्चरल फीचर। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि अगर देखो तो इन डिफरेंस क्या है, एक CH2 यूनिट यहां बढ़ गया, एक CH2 यूनिट बढ़ गया, तो जो है एक सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ CH2 यूनिट देख रहे हैं, सक्सेसिव रहे या ना रहे, बट CH2 यूनिट का इंक्रीमेंट अगर देख रहे हैं तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज द होमोलॉग ऑफ ईच अदर, दे आर होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, एक एग्जांपल ले लो, ये CH2NH2, और एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं CH3NH, आर दे आर होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर, आर दे होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर। देखो आप, दिस इज आवर 1 डिग्री अमाइन एंड दिस इज आवर 2 डिग्री अमाइन, कैन वी कंसीडर 1 डिग्री अमाइन एंड 2 डिग्री अमाइन एज द होमोलॉग्स? बिल्कुल नहीं, because they should have the same structural feature, any functional group should be remain same। ऐसा नहीं है कि मैं NH2 को और सेकेंडरी लेटर ऑन जब देखोगे आप इन दोनों को सेपरेट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है, सेपरेट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है, तो दे आर नॉट होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर, नॉट होमोलॉग, ये ध्यान रखना, दे आर नॉट होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये ऐसे केसेस बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा आपको, ये वाला केस, एक लास्ट एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा लाइक दिस OH, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है। क्या किया मैंने, यहाँ पे लगा दिया CH2OH। आर दे होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर? नो, बहुत लोग को क्या दिखेगा कि जो है बोथ हैव द सेम बेंजीन रिंग, सेम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नहीं, ऐसा नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम तो है बट ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड, एरोमेटिक चेन के साथ अटैच्ड है, तो इसको बोला जाता है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फिनॉल ग्रुप, ठीक है, इतना समझ में आता है। और इसको हम लोग अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो दे आर द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दे आर द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इस वजह से दे आर नॉट होमोलॉग ऑफ ईच अदर, ठीक है, नॉट होमोलॉग। ये चीज समझ में आता है, इतनी चीजें समझ में आती है। एक सिंपल सा केस है बच्चों, हम लोगों ने देखा अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग एंड करके आगे जो सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है ना, दैट इज नोमेनक्लेचर, इसमें हम लोग मूव करेंगे। क्यों जो है नोमेनक्लेचर की जरूरत क्या है, ये तो आपको पता होगा कि जो है अराउंड 500 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इन दैट केस अगर सबका नाम याद करने बैठेंगे दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट जॉब, ठीक है, कि आप जो है एक का याद रख रहे हो दूसरे का अगले दिन भूल जा रहे हो। तो ये जो है थोड़ा सा इस चीज़ों को बचने के लिए जो है एक सिस्टमेटिक वे फॉलो किया गया कि चलो इसको जो है कुछ रूल्स के थ्रू हम लोग अप्लाई करते हैं, सो दैट कि हम लोग इसको नोमेनक्लेचर करते जाएं। तो आईपैक नोमेनक्लेचर का जो 3 सेगमेंट बनता है ना, 3 सेगमेंट बोल दिया, 3 तरीके की नेमिंग होती है,
वो मैं बता देता हूं आपको। इसमें आता है सबसे जो फेमस, जो हम लोग को पढ़ना है और जो है जिसपे डिटेल डिस्कशन करना है, पढ़ना और भी चीजों को है लेकिन सबसे ज्यादा डिटेल इसी पे जाएगा, दैट इज आईपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है, आईपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये इसका बोला जाता है कि सिस्टमेटिक नेमिंग है। दिस इज सिस्टमेटिक नेमिंग। ठीक है, आईपैक जो नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सिस्टमेटिक मैनर में नेमिंग है। और ये सिस्टमेटिक नेमिंग क्या होगा कि बेस्ड ऑन रूल, बेस्ड ऑन सम रूल, आप कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अभी रूल कौन देता है, राइट? ये रूल जो है प्रपोज किया गया आईपैक, जो कि एक सिस्टम, राइट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये कुछ पार्टिकुलर रूल डिसाइड किया गया ताकि एम्बिग्यूटी से बचा जाए। ऐसा ना हो कि कोई उसको किसी अदर नाम से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉल कर रहा हो और कोई और जो है कंट्री किसी और नाम से कॉल किया रहा हो। इन सभी एम्बिग्यूटी से बचने के लिए जो है इन्होंने कुछ सिस्टम वाइज इनको कुछ रूल्स प्रोवाइड किए कि चलो इस रूल्स को फॉलो करेंगे और सभी इसको अप्लाई करेंगे, सच दैट कि कोई भी एम्बिग्यूटी न बचा रहे जब हम लोग इसकी नेमिंग करें या किसी कंपाउंड को कॉल करें। दूसरा नाम होता है इसका जो है बेस्ड ऑन रूल, ये हो गया हमारा आईपैक। सेकेंड जो कॉमन नेमिंग है, कॉमन नेम, कॉमन नेम या कॉमन नेमिंग बोल सकते हैं। तो ये जो है ये कॉल्ड नेम है। ठीक है, कॉल्ड नेम, कॉल्ड नेम इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, एवरीडे लाइफ, क्योंकि इसको कॉल किया जा रहा है, मतलब इसको बुलाया जा रहा है ऐसे नाम से। ठीक है, तो ये भी सीखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल सीखना पड़ेगा, बिकॉज अगर कॉमन नेम पूछ दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो कॉमन नेम पहले तो मैं आईपैक नोमेनक्लेचर ही कवर करेंगे हम लोग। कॉमन नेम जब जाएंगे, मैं इसलिए इसको बाद में करा रहा हूं कि जब कंपाउंड का कॉमन नेम किया जाए ना तो साथ साथ उसका जो है आईपैक नोमेनक्लेचर भी करते जाए। ठीक है, तो हमारे लिए चीजें आसान रहेगी कि एक बार दोबारा उस कंपाउंड के लिए हम लोग आईपैक नोमेनक्लेचर भी प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आईपैक नोमेनक्लेचर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी पे जाएंगे, देन कॉमन नेमिंग पे भी जाएंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब क्यों कॉमन नेम क्यों सीखना जरूरी है, ये भी पूछा जा सकता है। बिकॉज देखो, कंपाउंड जो भी है उनका कुछ रूल्स बता दिया गया, लेकिन हो सकता है कि उसका जो कॉल्ड नेम है इतना ज्यादा फेमस हो हम लोग को उसको सीखना पड़ता है। लाइक एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं कि घर में कोई एक जो है न्यू बॉर्न बेबी आया तो उसका किस लोगों ने नाम पुकारना शुरू कर दिया। ठीक है, जस्ट मान लो पप्पू नाम उसको रख दिया लोगों ने, और फिर क्या हुआ कि इतना फेमस हो गया कि लोग उसको नाम से कॉल किया। और कुछ दिन बाद पंडित जी बाहर थे, घर पे आए और उन्होंने बोला कि इसका नामकरण करना है, नोमेनक्लेचर कराना है इस बच्चे का। तो क्या करेंगे, वो जो है पोथी पत्रा जो भी है देखेंगे, उसमें देखेंगे कि चंद्र किस पोजीशन में था, चंद्रमा का पोजीशन, सूर्य का पोजीशन, और उस बेसिस पे जो भी है उसका एक नेमिंग कर देंगे। उन्होंने एक पार्टिकुलर रूल फॉलो किया, आप तो पता नहीं वो रूल सही है या गलत है, भगवान जाने, लेकिन उन्होंने एक पार्टिकुलर रूल फॉलो किया, उसके बेसिस पे उन्होंने नाम बोल दिया कि इस बच्चे का नाम क्या होगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब तक वो पंडित जी नाम रखते, पता चला कि जो उसका जो पुराना नेम जो कि पप्पू पप्पू लोग बुलाते थे, वो नाम उसका फेमस हो गया। तो इस वजह से क्या होगा कि इन दैट केस दोनों नाम से बुलाया जा रहा है। हो सकता है घर वाले उसको जो उसका सिस्टमेटिक नेमिंग हो, जो पंडित जी नेमिंग करके गए हो, पंडित जी उस नेमिंग के थ्रू कॉल किए करें घर वाले लोग, लेकिन जो अदर लोग हैं उसके नाम से भी कॉल करें। तो ये थोड़ा सा है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग कंप्लीटली छोड़ के चल जाएंगे, ये विरासत में मिली हुई है कॉमन नेमिंग, और इसको भी हम लोग को जो है समझना पड़ेगा, चीजें जो है डिस्कस करनी पड़ेंगी और जो है सीखना पड़ेगा। एक और होता है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं रखता है और जेईई स्टूडेंट के लिए, दैट इज डिराइव्ड नेमिंग, बट इसको भी देखते चलेंगे। और इसका जो बेसिस है, ठीक है, बेस्ड जो होगा बेस्ड ऑन होमोलॉग होगा, बेस्ड ऑन होमोलॉग। जैसे मैं ये इसको ऐसे लिख देता हूं कि सेंट्रल कार्बन एटम, बेस्ड ऑन सेंट्रल कार्बन एटम जो प्रेजेंट होगा, नेमिंग ऑन द सेंट्रल कार्बन एटम। और एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूं जो कि ये बेस्ड है, सेंट्रल कार्बन एटम बेस्ड ऑन होमोलॉग। देखेंगे इसको, डिराइव्ड नेमिंग भी देखेंगे, ये केस देखेंगे बेस्ड ऑन होमोलॉग। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग, एक एक करके देखते चलेंगे, आईपैक, कॉमन एंड डिराइव्ड। ठीक है, समझ में आता है इतनी सिंपल सी बात। अब देखो आईपैक नोमेनक्लेचर की बात करें तो थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं कि है क्या एक्चुअल में आईपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है, आईपैक नोमेनक्लेचर, ठीक है, तो ये 3 सेगमेंट है, इसकी स्टडी करने का 3 सेगमेंट है। ठीक है, 3 सेगमेंट क्या है? 1 बोला जाता है कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन बोला जाए
या मेन चेन बोला जाए। तो हो सकता है किसी कंपाउंड के अंदर कई सारे चेन हो, पॉसिबल है, लेकिन पेरेंट चेन उसमें से एक ही होगा। पॉसिबल है कि उसमें एक से ज्यादा 2, 3, 4 चेन हो, चेन निकला हो कहीं कहीं से, लेकिन उसमें पेरेंट चेन एक ही कंसीडर किया जाएगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, और इसी के लिए रूल्स बनाए गए हैं, और रूल्स बनेंगे, रूल्स बिगड़ेंगे भी आगे जाके, ये भी मैं बोलता हूँ। हो सकता है एल्केन्स के लिए वो रूल बनाया जा रहा हो, एल्किन के साथ में रूल ब्रेक हो जाए। हो सकता है एल्किन के लिए वो रूल बनाओ, फिर जाके फंक्शनल ग्रुप में वो रूल ब्रेक हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो जो है कुछ रूल्स बनाए गए जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। देन आता है सेकेंड सेगमेंट, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है कि लोग सेलेक्ट कर लेते हैं पेरेंट चेन, और जब नंबरिंग की बात होती है तो उसको भी गलत कर देते हैं। और बहुत सारी किताबों में नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन पे गलत लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, 2013 में रिकमेंडेशन है आईपैक पे, अभी भी बहुत लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। आते हैं उस चीज को डिस्कस करेंगे कि क्या है इसमें, अभी भी घपला है, लोगों ने घपला किया हुआ है, और ये चीज अभी तक रेक्टिफिकेशन नहीं हुई है मैक्सिमम बुक्स में, वो देखेंगे हम लोग क्या चीजें होती है। तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, और लास्ट में होता है दैट इज नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन। नेमिंग ऑफ, एक तरीके से मैं पेरेंट चेन ही बोल दूं या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दूं, ठीक है। तो ये 3 सेगमेंट आप सीख जाओ, सबसे पहले सिलेक्शन, नंबर, और फिर जो है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये 3 सेगमेंट होगा जो है किसी भी नोमेनक्लेचर पार्ट के लिए, ठीक है, कि हम लोग को एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, एंड देन उसको जो है नंबरिंग कैसे करना है वो देखना पड़ेगा, एंड देन उसके लिए नेमिंग पार्ट के लिए जो कुछ रूल्स हैं वो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। चाहे वो सिलेक्शन के लिए हो सकता है कुछ आईपैक ने रूल सजेस्ट किया होगा, नंबरिंग के लिए कुछ रूल सजेस्ट किया होगा, और नेमिंग के लिए कुछ आईपैक ने रूल सजेस्ट किया हुआ है। तो ये बेसिस रहेगा, हमारे आगे के जितने भी नोमेनक्लेचर रहेंगे वो कंसीडर करेंगे। इस आईपैक नोमेनक्लेचर को भी फर्दर 5 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेगमेंट देखना, तो ये किस सेगमेंट में बन के आता है, जो आईपैक नोमेनक्लेचर है, समझना, इसके 5 पार्ट है आईपैक नोमेनक्लेचर के, ठीक है, 5 पार्ट, ठीक है। ये तो है ही, ये तो हम लोग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं फॉर नेमिंग के लिए, बट उसको किस ऑर्डर में लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, ये आ जाएगा। एक तरीके से आप बोल दो जो नेमिंग का रूल है, पहला रूल यहीं से शुरू होता है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय आईपैक नोमेनक्लेचर, ठीक है। क्या होता है इसमें, तो सबसे पहले आता है इसमें, पहले बोल देते हैं हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्स में पहले क्या आता है, सेकेंड प्रीफिक्स को आपको लिखना पड़ेगा, सेकेंड प्रीफिक्स, ठीक है। इसको फॉलो करेगा प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। और इसके बाद आएगा आपका वर्ड रूट, वर्ड रूट, ठीक है। और देन आपके इस केस में फिर आ जाएगा आपका प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद मत करना आप, इस पे इसी में प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद लिखा जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट आएगा, देन प्राइमरी सफिक्स, एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। इस तरीके से ऐड करके एक कंप्लीट नोमेनक्लेचर बन के आता है। अब बोलोगे कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में होता क्या है, तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूएंट या जो ब्रांचेज है ना पेरेंट चेन में प्रेजेंट, सब्स्टिट्यूएंट्स और एक तरीके से बोल दो ब्रांचेस, इसकी नेमिंग करते हैं ब्रांचेस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं इसको, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब एक से ज्यादा होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, जिसका जो है अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम पहले लिख दिया जाएगा। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, तो आगे देखेंगे हम लोग रूल को, बट सेकेंडरी प्रीफिक्स असाइंड है किसके लिए, दैट इज द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब नेमिंग स्टार्ट होगी सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग से, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग से। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या दिखाता है, तो ये कंपाउंड के अंदर अगर साइक्लिक रिंग है ना तो उसको लिए यूज किया जाता है, अगर असाइक्लिक सिस्टम है तो कुछ नहीं यूज किया जाएगा, यानी भूल जाओ कि उसमें प्राइमरी प्रीफिक्स होगा भी कुछ, यानी कि अगर साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लो हो जाएगा। आगे हम लोग कंपाउंड देखेंगे बाईसाइक्लो, तो वहां पे भी यूज किया जाएगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड देखेंगे, और साइक्लिक सिस्टम के अंदर ही एलिसाइक्लिक सिस्टम के अंदर स्पायरो भी देखेंगे। तो ये आगे डिस्कशन का पार्ट आएगा हम लोग का, तो ये केस होता है। वर्ड रूट की बात करें तो वर्ड रूट में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम इन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। तो जो हम लोगों ने पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, आगे देखेंगे उसके लिए रूल क्या होगा, तो पेरेंट चेन जो सिलेक्ट किया जाएगा उसमें जो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना उसको कंसीडर किया जाएगा वर्ड रूट में।
प्राइमरी सफिक्स क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ये दिखाता है जो से प्राइमरी सफिक्स होता है, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मैं बोल रहा यहाँ पे जो है टर्म्स ये ज्यादा क्लियर नहीं करने जा रहा हूँ अभी, जब हम लोग एंटर करेंगे फंक्शनल ग्रुप के तब वहां पे डिस्कशन का आएगा। तो सेकेंडरी सफिक्स दिखाता है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नेमिंग ऑफ, एक तरीके से बोले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड, प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरीके का हम लोग का ये स्ट्रक्चर रहता है किसी भी कंपाउंड के नेमिंग का, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो की जाएगा अपॉइंट किया जाएगा, वहां पे सब्स्टिट्यूएंट को रखा जाएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स आ जाएगा, इसमें साइक्लिक सिस्टम है तो साइक्लो बाइस, अगर दो सिस्टम होगा तो उसमें बाइसाइक्लो भी हो सकता है, स्पायरो भी हो सकता है, दो रिंग वाला केस। वर्ड रूट की बात करें तो वर्ड रूट दिखाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन। उसी तरीके से प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, और सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये हम लोग इतने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि आपको चीजें समझ में आएगी, एंटर करेंगे हम लोग इस चीज में। तो आगे हम लोग देखते हैं, एक बार थोड़ा सा इस चीजों को डिफाइन करते चलेंगे। तो आईपीएक नोमेनक्लेचर बोला गया कि 5 इसमें पार्ट होंगे। क्या क्या हो जाएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स सही है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। सेकेंडरी प्रीफिक्स इसमें रहेगा, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। प्लस क्या होगा? प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स सही है। देन वर्ड रूट, वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, बस लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। इतना चीजें बेसिक चीजें समझ में आती है। प्रीफिक्स पहले होगा, आपको पता है प्रीफिक्स पहले होगा वर्ड रूट से पहले, और जो है सफिक्स बाद में होगा। जैसे हम लोग जो है इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश में पढ़ते भी हैं ग्रामर में कि प्रीफिक्स को पहले लिखा जा सकता है, सफिक्स को बाद में लिखा जा सकता है। तो वैसे ही केस है कि प्रीफिक्स के भी दो पार्ट हैं, एक प्राइमरी प्रीफिक्स है और एक सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो हम लोगों ने बोला सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट के लिए, ठीक है। तो पहले उसी की बात कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के लिए, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, यानी कि आपका ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि सब फंक्शनल ग्रुप है ना, जैसे कि हम लोग कंसीडर करते हैं, बोले भी थे कि फंक्शनल ग्रुप जो है क्या हो सकता है, जैसे कि हेटेरोएटम का हो सकता है या डबल बॉन्ड, जो भी हो इसमें केस में कंसीडर किया जा सकता है। जैसे देखो आप, तो यहाँ क्या होता है कि सब्स्टिट्यूएंट में जैसे सम फंक्शनल ग्रुप, सम फंक्शनल ग्रुप is always considered as कैसे कंसीडर किया जाएगा? कंसीडर एज सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट किसके लिए? फॉर आईपैक नोमेनक्लेचर, फॉर आईपैक नोमेनक्लेचर, ठीक है। केवल और केवल आईपैक नोमेनक्लेचर के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है मतलब जो डिफिनीशन है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि अगर पूछा गया है कि आपसे नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो इन दैट केस उसको आप काउंट करोगे। जो भी फंक्शनल ग्रुप हम लोग ने पहले डिसाइड किया था, जो है बाइवैलेंट, मोनोवैलेंट, ये सभी फंक्शनल ग्रुप वो कंसीडर करना पड़ेगा। हो सकता है फॉर द नेमिंग पर्पज के लिए इन्होंने क्या बोला है, उसको आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करो। ऐसा नहीं हो कि फंक्शनल ग्रुप का नेचर बदल गया यहाँ पे नेमिंग में, बस नेमिंग के लिए इन्होंने क्या बोला कि कुछ ही फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एज अ सेकेंडरी सफिक्स के लिए ले जाएंगे, जहां पे उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज किया जाएगा। बट रेस्ट जो फंक्शनल ग्रुप होगा, जो ये बेसिकली चाह रहे थे कि सेकेंडरी सफिक्स वाला जो कॉलम है उसमें कम किया जाए, ग्रुप को जितना कम किया जा सके। इन्होंने क्या बोला कि कुछ जो है फंक्शनल ग्रुप को, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर जूनियर फंक्शनल ग्रुप, एंड दैट जो उसमें आएंगे उसको बोल दिया जाएगा सीनियर फंक्शनल ग्रुप। ये भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो इसमें हम लोग जूनियर फंक्शनल ग्रुप को रखने जा रहे हैं, ठीक है, कि वो फंक्शनल ग्रुप जिसको ऑलवेज एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह नेमिंग जाएगी। जैसे सबसे फेमस क्या आएगा, हैलोजन ग्रुप जो इसमें होते हैं, ये एफ हो गया। क्या पढ़ोगे आप? जब इसकी नेमिंग करोगे ना, आप लिखोगे इसको फ्लोरो, इसको आप लिखोगे फ्लोरो। वैसे ही यहां पे अगर क्लोरीन है तो ये लिखा जाएगा क्लोरो, ठीक है, ये हो जाएगा क्लोरो। इस चीज को समझना। ऐसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रोमीन है तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमो, ठीक है, समझते चलो आप। नेक्स्ट अगर आयोडीन है तो इसको पढ़ा जाएगा आयोडो, ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा आयोडो।
उसी तरीके से अगर हम लोग अदर फंक्शनल ग्रुप की बात करें, जैसे कि इसकी बात करें N, तो इसको पढ़ा जाएगा नाइट्रो, ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा नाइट्रो, ठीक है, समझ में आता है। अदर भी की बात भी कर लेते हैं इसमें, जैसे N11, इसको फिर क्या कंसीडर किया जाता है, इसको बोला जाता है अजो, ठीक है, नेमिंग में आएगा, जैसे जैसे नेमिंग में आएगा। ये हो गया फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो ग्रुप आपका हो गया, यहाँ पे अजो ग्रुप हो गया। आर जो होता है ये हम लोग एल्काइल ग्रुप को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है, एल्काइल। अब इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने एल्काइल जो कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल है उस पे ऑलरेडी हम लोग का डिस्कशन गया हुआ है। क्या क्या डिस्कशन गया हुआ है, जैसे अगर CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है बट सब्स्टिट्यूएंट की तरह इसको तो हम लोग ऑलवेज ट्रीट करेंगे। तो इसकी बात कर लें तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं मिथाइल। याद है ना, हम लोग बोले थे कि एक वैलेंसी फ्री करें तो मिथाइल पढ़ा जाएगा। तो अगर ऐसे कंसीडर कर लो लाइक दिस, तो इसको पढ़ा जाएगा क्या, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। वैसे ही नेक्स्ट बात कर लो CH2 CH2 CH3, तो इसको पढ़ा जाएगा प्रोपाइल। करेक्ट है, ये समझ में आता है इतनी बेसिक चीजें। अगर मान लो कि ये वैलेंसी यहां से फ्री की गई होती लाइक दिस, अगर होता ग्रुप आपका CH3, ये क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग आइसोप्रोपाइल, ठीक है। ये भी नेमिंग जो है आईपैक ने सजेस्ट किया, इसको आप रख सकते हो नेम को, भले इसका कॉमन नेम से ये जनरेट हुआ है बट इसका जो सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग है ना आइसोप्रोपाइल, दैट इज आल्सो कंसीडरेबल इन द आईपैक नोमेनक्लेचर। जब हम लोग रूल नेमिंग का रूल देखेंगे ना तो उसमें हम लोग ये सब बेसिक चीजें नोट डाउन करा देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना आप लोग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें OCH3। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है एल्कोक्सी ग्रुप, ये होता है एल्कोक्सी ग्रुप। जैसे आर, सॉरी ये आर लगा दो, इसको पढ़ा जाएगा एल्कोक्सी ग्रुप। अब इसमें जो है बहुत सारे आ सकते हैं, OCH3 आ गया तो इसको पढ़ा जाएगा क्या, दिस विल बी कंसीडर्ड एज द मिथॉक्सी। आता है बात इतना समझ। वैसे ही अगर मान लो कि और भी इस तरीके से करते जाओ, OCH2 CH3 आगे बढ़ाते जाओ तो इसको पढ़ा जाएगा इथॉक्सी, इसको पढ़ा जाएगा इथॉक्सी। इसकी बात कर लें OCH2, और भी अगर आगे बढ़ाते हो CH2 CH3, इसको पढ़ा जाएगा प्रोपॉक्सी। प्रोपेन बोलते हो तो प्रोपेन की जगह पे प्रोपॉक्सी। एल्कोक्सी, एल्केन में से एन हटा दिया और आपने कर दिया उसको ऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन OR ग्रुप OR ग्रुप OR ग्रुप OR ग्रुप, तो ये हो गया इथॉक्सी, मिथॉक्सी, प्रोपॉक्सी। ये सब कुछ ग्रुप्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे से जो है नेमिंग के दौरान। इसको ऑलवेज एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा लाइक दिस। कुछ हम लोग केसेस ले लेते हैं, अजो हो गया, एल्काइल हो गया, तो ये आप जो है इसको बोला जाएगा। तो हम लोग का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज सेकेंडरी सफिक्स, ये यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में अगर प्रीफिक्स की बात किया गया है तो पहले हम लोग प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं, दोनों प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, दोनों प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि किसकी, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ प्राइमरी प्रीफिक्स की, प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। अब देखना यहाँ केसेस क्या जनरेट होके आते हैं। यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स में देखना कि क्या बोला गया, एलिसाइक्लिक, अगर असाइक्लिक सिस्टम है, सॉरी, अगर असाइक्लिक सिस्टम है यानी कि इसमें कोई भी रिंग नहीं प्रेजेंट है, अगर असाइक्लिक सिस्टम में कोई भी रिंग नहीं प्रेजेंट है तो देयर विल बी नो प्राइमरी प्रीफिक्स। यहां पे कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स की जरूरत ही नहीं है। अगर एक ओपन चेन है तो इन दैट केस आपको प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करने की जरूरत ही नहीं होगी, साइक्लो इक्लो ग्रुप ये नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर साइक्लिक सिस्टम हुआ, साइक्लिक सिस्टम, देन इन दैट केस तो यहाँ पे वर्ड अगर मोनोसाइक्लिक रहता है, मतलब एक ही रिंग प्रेजेंट रहता है, तो हम लोग वहां पे साइक्लो यूज करते हैं। आगे देखेंगे एक अलग केस बनेगा साइक्लो। और भी अगर बाईसाइक्लिक का होता है तो वहां पे बाईसाइक्लो यूज किया जाता है, और एक के केस में स्पायरो यूज किया जाता है। ये आगे देखेंगे। वही होता क्या है कि जब एक सिंगल रिंग होता है ना तो इसके लिए साइक्लो यूज कर दिया जाता है। दो रिंग होता है लाइक दिस, अगर ऐसे रिंग हो गया तो इसके लिए बाईसाइक्लो का नेम जाता है। और कुछ इस तरीके से अगर केस आ गया तो आपको स्पायरो वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो आगे देखेंगे। ये जो है हम लोग सिस्टम कंसीडर करने जा रहे हैं, सिस्टम बाय सिस्टम हम लोग नोमेनक्लेचर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट। ये तो आपने पढ़ा होगा, वर्ड रूट पहले भी सुना होगा। क्या दिखाता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम प्रेजेंट इन मेन और पेरेंट चेन, मेन और पेरेंट चेन।
ठीक है, कि मेन और जो पेरेंट चेन होगा उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है उसको बोला जाएगा वर्ड। ठीक है, ये समझ में आता होगा आपको। यह ध्यान रखना कि ये जितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके नंबर को नहीं बताता है, पेरेंट चेन के अंदर जितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उसको ये वर्ड रूट से बताया जाता है। जैसे अगर 1 कार्बन ही प्रेजेंट है, 1 कार्बन प्रेजेंट है, इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको वर्ड यूज किया जाता है मेथ, सुना होगा आपने। देन अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है तो इसको दिया जाएगा एथ, 3 कार्बन प्रेजेंट है तो इसको बोला जाएगा प्रॉप, 4 कार्बन प्रेजेंट है तो इसको बोल दिया जाएगा ब्यूट। ठीक है, 5 कार्बन प्रेजेंट है तो हो जाएगा पेंट, 6 कार्बन प्रेजेंट है तो इसको बोला जाएगा हेक्स। ठीक है, उसी तरीके से 7 कार्बन प्रेजेंट है तो इसको बोल दिया जाएगा हेप्ट, 8 कार्बन प्रेजेंट है तो इसको बोल दिया जाएगा ऑक्ट। ठीक है, 9 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो इसको बोल दिया जाएगा नौ। ठीक है, 10 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो इसको बोल दिया जाएगा जो है डेक। अगर 11 कार्बन प्रेजेंट है तो हो जाएगा ये अनडेक। ठीक है, अनडेक। 12 कार्बन, वैसे तो जो है 11 12 तक लिमिट कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि कार्बन चेन आपका बढ़ते गया 12 कार्बन के बाद भी। 12 कार्बन है तो इसको बोल दिया जाएगा डोडेक। ठीक है, 13 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो ट्राइडेक। ठीक है, ट्राइडेक। उसी तरीके से 14 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो टेट्राडेक। यहां तक बहुत सफिशिएंट है हमारे लिए, ऐसा नहीं है कि 100 कार्बन के लिए आपसे नोमेनक्लेचर पूछने जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे ही अगर 15 कार्बन है, 15 कार्बन तक आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये याद रखा जा सकता है। बिकॉज 10 तक तो सभी हम लोग 10 3 पढ़ के आते हैं, 10 तक पढ़ के आते हैं, बट ये थोड़े से याद रखना। 11 कार्बन अनडेक, 12 कार्बन डोडेक, 13 कार्बन ट्राइडेक और 14 कार्बन टेट्राडेक। ठीक है, तो ये आई थिंक याद रख सकता है, बिकॉज डेक डेक आ गया, अन मतलब 1, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्रा और पेंटाडेक, ये याद रखना बस। इससे आगे जो है याद रखने का बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं बनता है, बस ये। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें, ये तो रहा हमारा वर्ड रूट। ठीक है, तो ये पेरेंट चेन में प्रेजेंट ये कंपाउंड को हम लोग बोल दिए इन पेरेंट चेन और मेन चेन। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ड रूट। सेकेंड सेगमेंट आता है जो कि हम लोग ये बात करते हैं, दैट इज प्राइमरी सफिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैंने बोला, प्राइमरी सफिक्स दिखाता क्या है कि नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो सकता है कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर नहीं प्रेजेंट है, तो इसको यूज किया जाएगा एन। ठीक है, जैसे आप देख लो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, उसी तरीके से होते जाएगा। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको लिखा जाता है, इसके लिए लिखा जाता है जो प्राइमरी सफिक्स होती है उसकी मैं बात कर रहा हूं। प्राइमरी सफिक्स क्या लिखा जाएगा, इसके लिए लिखा जाएगा इन। तो ये हो सकता है इथीन, हो सकता है प्रोपीन, हो सकता है ब्यूटीन, हो सकता है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसके लिए पढ़ा जाएगा आइन। ठीक है, ये हो सकता है क्या, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ऐसा केस हो सकता है। देन अगर मान लो कि कार्बन कार्बन, ठीक है, ऐसा प्रेजेंट हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 बार प्रेजेंट हो, ठीक है, तो इन दैट केस क्या करना, आप डाइन लिखोगे, डाई मतलब 2 और इन मतलब 2 डबल बॉन्ड। लेकिन ध्यान रखना कि इस नेमिंग के पहले ए लगा देना। ठीक है, जब इसको नेम ये रखना आप प्राइमरी सफिक्स, तो जब डाइन लिखना ना तब ये यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लो कि ऐसे ही कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको देखो लिखते हैं हम लोग क्या, डाई आइन, डाई आइन। ठीक है, डाई आइन, डाई मतलब 2, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो आप देखो, क्योंकि आइन मतलब आप ट्रिपल बॉन्ड को कंसीडर कर रहे हो, यहां पे भी वही सेम कहानी रखना। ठीक है, तो चाहे वो जो है ट्राई हो जाए, डाई हो जाए, टेट्रा हो जाए, तब इन दैट केस ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तब ये कंसीडर करना, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तब ये आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, तब इन दैट केस इसके लिए तो इन लिखा जा रहा है, इसके लिए आइन लिखा जा रहा है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, E9, E9। ठीक है, यहां से ई हट गया क्या, हाँ बिल्कुल, ग्रामर में पढ़ते हो ना आप इंग्लिश में कि अगर अल्फाबेट फॉलो करे अनदर अल्फाबेट को, वावल्स को, तो अब इसलिए एक वावल्स को हटा दिया जाता है। ठीक है, एक वावल्स फॉलो करे दूसरे वावल्स को तो वहां से हट जाता है, यहां से वही किया मैंने, E9 में थे ई हट गया तो ये बना E9। तो ऐसे जो है हम लोग नेमिंग करेंगे आगे, ये केस है।
तो ये सिग्निफिकेंट पार्ट है। जो सेकेंडरी सफिक्स है जो कि हमारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करता है, वो हम लोग लेटर ऑन जैसे ही फंक्शनल ग्रुप में एंटर करेंगे वहां पे इसको दोबारा वहां पे लर्न करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम लोग अभी इसी को यूज करने जा रहे हैं और खासकर जो है हम लोग वर्ड रूट को और प्राइमरी सफिक्स को यूज करेंगे और जो है हम लोग जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स को यूज करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन जो एल्केन का होगा, मैं एक बार जस्ट ओवरव्यू बता देते चलता हूं कि क्या क्या नेमिंग जाएगा। जस्ट एक बार ये मेंशन कर दो ताकि हमारे लिए आसान रहे आगे क्या क्या सीखते चलना है। तो ओवरव्यू ऑफ नोमेनक्लेचर, ओवरव्यू ऑफ नोमेनक्लेचर क्या मैं बता रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे नेमिंग किस सिस्टम बाय सिस्टम हम लोग सीखने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर। तो इसमें पहले हम लोग सीखेंगे कि ठीक है एल्केन, एल्केन नेमिंग करेंगे एल्केन विथ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। बात करेंगे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ठीक है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। देन उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में आगे मूव करेंगे तो उसमें पढ़ा जाएगा एल्केन विथ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। देन आपका जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड हो जाएंगे, यानी हो जाएगा इस केस में एल्कीन और एंड एल्काइन। इसको डिस्कस करेंगे एक हम लोग सेपरेट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पे हम लोग जो है थोड़ा ज्यादा डिस्कशन रखेंगे फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप आएगा, देन फंक्शनल ग्रुप के बाद हम लोग फॉलो करेंगे जाएंगे हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप। एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तब इन दैट केस इसकी नेमिंग क्या होगी, पॉलीफंक्शनल ग्रुप, ठीक है। देन हम लोग लास्ट एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड ये हम लोग का स्ट्रक्चर में बता रहा हूं कि आगे हम लोग नोमेनक्लेचर को कैसे फॉलो करने जा रहे हैं, आईपैक नोमेनक्लेचर को। तो हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड और लास्ट में जो पार्ट है उसको बोला जाएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग साइक्लो कंपाउंड देखेंगे, साइक्लो की नेमिंग करेंगे, बाईसाइक्लो कंपाउंड की भी नेमिंग करते चलेंगे और स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग करते चलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहेगा आगे जब हम लोग लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। इंटरेस्टिंग होगा, ऐसा नहीं होगा कि केवल हम लोग थ्योरी करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे, असाइनमेंट करेंगे और इसमें हम लोग क्विज भी करते जाएंगे। यानी कि पूरा आपको जो है कंप्लीट पैकेज मिलने जा रहा है इस चीज को लेके। जो है आप वेल फोकस रहो, स्टडी करते रहो, अपना मेहनत लगाए रहो, चीजें जो है समझ में जैसे जैसे आती जाएंगी आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये केस इन सब चीजों के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नोमेनक्लेचर जो है एल्केन विद द सिंपल सब्स्टिट्यूएंट एंड देन वी विल मूव फॉर द एल्केन विद द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कुछ उसी में जो रूल्स है ना, जो हम लोगों ने बोला कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन जो है, देन नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। तो जब भी वो जो रूल होगा ना, वो जो सिलेक्शन होगा या नंबरिंग होगा, ये 1 by 1 चेंज होते रहेगा। हो सकता है यहाँ पे रूल अलग हो, यहाँ पे रूल अलग हो, यहाँ पे उसका रूल अलग हो। तो ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स रूल होगा, सिंपल सा रूल होगा और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन विद द सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहो। थैंक यू वंस अगेन।